हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर सुहास तलमले है और मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं जो जनरली बहुत सारे लोग नहीं बताते। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो 12th में काफी अच्छा पढ़ते हैं, समझ के चीजों को उनको सीखते हैं, अपने सब्जेक्ट में थॉरो नॉलेज लेते हैं, बहुत अच्छा नॉलेज लेते हैं, बट ये सब होने के बाद भी वो अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते। अब उसके पीछे का कारण क्या है? स्पेशली 12th का जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें उनके मार्क्स कम आते हैं और उन लोग उसके कारण डिमोरलाइज हो जाते हैं। उन लोगों को लगता है कि अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते एंड सो मेनी थिंग्स। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। एग्जाम के टाइम पीरियड में अगर आप कुछ छोटी मोटी प्रिकॉशंस ले और जो टिप्स मैं आपको आज बता रहा हूं अगर वो ठीक से फॉलो करें तो आप अपने नॉलेज को, अपने पढ़ाई को उस मार्क के फॉर्म में रिफ्लेक्ट कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मार्क्स ही सब कुछ होता है, क्योंकि नॉलेज इस दुनिया में सबसे ऊपर होता है, लेकिन वो इंसान जो आपको नहीं जानता वो आपको जज करेगा कैसे? आपके मार्क लिस्ट से ही करेगा। इसलिए मार्क लिस्ट में जो मार्क्स है वो भी अच्छे होना बहुत आवश्यक है और इसीलिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। एंड इस वीडियो में आपको दिख रहा है जो टाइटल है वो है हाउ टू सॉल्व 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जाम पेपर प्रॉपरली। अब यहां पे एक जनरल पैटर्न लिखा हुआ है, आप लोगों को दिख रहा है। एग्जाम में जनरली क्या होता है, बहुत सारे बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यूज भी होते हैं, कुछ वेरी शॉर्ट आंसर्स होते हैं एमसीक्यू के ऊपर और वेरी शॉर्ट आंसर्स के ऊपर एक एक मार्क होगा। शॉर्ट आंसर्स जिनमें 2 मार्क के कुछ शॉर्ट आंसर्स होते हैं, कुछ 3 मार्क्स के होते हैं और जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं वो 5 मार्क के होते हैं। ये जनरली एक पैटर्न में सीबीएसई के पैटर्न में एमसीक्यू नहीं होते, बट उसमें वेरी शॉर्ट आंसर जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं उसके बदले में 1 मार्क के। और अगर एमसीक्यू आपके बोर्ड के पैटर्न में है तो आप लोग का एमसीक्यू लिखते वक्त याद रखना है कि उसका अल्फाबेट जो है वो भी लिखना है और वो जो भी एमसीक्यू है वो भी आपको उस ब्लैंक में लिखना है। जैसे अगर कोई एमसीक्यू है उसमें एबीसीडी 4 ऑप्शन है, उसमें से ए ऑप्शन अगर मुझे करेक्ट लग रहा है तो मैं ए लिख रहा हूं और वो जो भी ए है XYZ जो भी उसका आंसर है वो भी मैं यहां पे लिखने वाला हूं। अदर देन दैट जो 1 मार्क के क्वेश्चन है हमें ये चीज याद रखना है कि वो ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 लाइन के ही आंसर्स होंगे। उससे ज्यादा बड़े आंसर्स अगर आप लिखोगे तो भी आपको यहां पे 1 ही मार्क मिलने वाला है, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट आंसर्स है। उनका एक्सपेक्टेशन है कि आप ज्यादा से ज्यादा इसमें 2 से 3 लाइन लिखो, बहुत हो गई 4 लाइन। कुछ लोग उनको एक हाथ वेरी शॉर्ट आंसर बहुत अच्छा आता है तो वो उसी को लिखते रहते हैं पैराग्राफ के ऊपर पैराग्राफ। आप 4 पैराग्राफ भी लिख लोगे तो भी उसके ऊपर आपको मिलने वाला 1 ही मार्क है और 2 या 3 लाइन भी काम की लिख लोगे, अप टू द मार्क लिख लोगे तो आपको 1 ही मार्क मिलने वाला है। इसलिए इसमें अननेसेसरी टाइम पास ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको बड़े क्वेश्चंस जो है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। फिर हम सबको मालूम है कि ये जो एमसीक्यू या वेरी शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये सब अलग अलग सेक्शंस में होते हैं। सेक्शंस ए बी सी डी इस तरीके से, और ईच सेक्शन जो है हम लोग को नए पेज पे ही स्टार्ट करना है। सो अगर मैं इस पेज के ऊपर कुछ लिख रहा हूं और मेरा आधा पेज अभी बाकी है और सेक्शन ए कंप्लीट हो गया है, मुझे सेक्शन बी स्टार्ट करना है, तो मैं नए पेज पे स्टार्ट करूंगा। ऊपर लिखूंगा सेक्शन बी, उसको डबल अंडरलाइन करूंगा और उसके बाद मैं उसको सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। सिमिलरली अगर सेक्शन बी मेरा जहां पे भी खत्म होता है, अगर 2-4 लाइन ही खत्म हुई और बाकी पूरा 3/4 पेज बचा हुआ है तो भी मैं सेक्शन सी को नए पेज पे ही स्टार्ट करूंगा। अब इसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को यह लगता है कि हम लोग को हमेशा सेक्शन ए पहले छुड़ाना चाहिए, उसके बाद ही बी, उसके बाद ही सी और उसके बाद ही डी। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को पेपर छुड़ाते वक्त आपको जो सेक्शन पहले छुड़ाने की इच्छा है आप उस हिसाब से छुड़ा सकते हैं। सिर्फ वहां पे आपको सेक्शन का नाम ऊपर लिखना है और उसके बाद उसको स्टार्ट करना है। अब मैं जनरली मैक्सिमम स्टूडेंट्स को देखता हूं कि वो सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं
जिसमें जनरली वेरी शॉर्ट आंसर्स होते हैं। फिर सेक्शन बी और सी के तरफ जाते हैं जिसमें शॉर्ट आंसर्स होते हैं, और फिर सेक्शन डी की तरफ जाते हैं। अब सेक्शन डी जब वो लिखने के लिए जाते हैं जिसमें लॉन्ग आंसर्स है, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम ये होता है कि टाइम उधर कम होते जाता है और 5 मार्क का आपका जो आंसर है वो भी काफी बड़ा है, उसमें डायग्राम भी निकालनी है, उसको एक्सप्लेन भी करना है, और फिर वो उसमें कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भूल जाते हैं। इसीलिए मैं ये सजेस्ट करता हूं मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कि हमेशा हमको लॉन्ग आंसर से ही स्टार्ट करना है। मतलब मैं हमेशा छुड़ाते वक्त 5 मार्क का प्रॉब्लम जो है वो पहले लूंगा, और 5 मार्क का जो क्वेश्चन है उसमें मुझे अगर 3 क्वेश्चंस जनरली जो रहते हैं उसमें अगर मुझे 2 क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहे हैं लेकिन एक क्वेश्चन उतना अच्छे से नहीं आ रहा है, तो मैं उसको अभी नहीं लिखूंगा, उसमें को मैं साइड में कर दूंगा। मतलब सेक्शन डी को छुड़ाते वक्त भी अगर मुझे उसमें से 3 क्वेश्चन से 2 ही अगर अच्छे से आ रहे तो मैं 2 ही छुड़ाऊंगा, तीसरे के ऊपर अननेसेसरी टाइम पास नहीं करूंगा। फिर मैं आऊंगा सेक्शन सी के ऊपर जिसमें 3 मार्क के क्वेश्चंस है, और फिर उनको छुड़ाऊंगा। अगर उसके जितने भी क्वेश्चंस है उसमें से भी मुझे अगर 5 क्वेश्चंस में से या 10 क्वेश्चंस में से अगर मुझे 7 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 10 में से 7 आ रहे हैं तो मैं 7 ही छुड़ाऊंगा। अननेसेसरी वो जो 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे उसके ऊपर मैं अपने टाइम को बर्बाद नहीं करूंगा। फिर जो 2 मार्क वाले क्वेश्चन है उनको छुड़ाऊंगा, और सबसे आखिरी में जब टाइम थोड़ा कम बच रहा है उस वक्त मैं वेरी शॉर्ट आंसर या एमसीक्यू इनका लिख सकता हूं, क्योंकि इसमें मुझे हार्डली 1 या 2 सेंटेंस लिखता है, क्योंकि इसमें एक तो आपको आता है उसका आंसर या फिर नहीं आता। अब मैंने क्या किया, मैंने हमेशा वो छुड़ाया जो मुझे आ रहा है। ये रूल हमेशा याद रखिए, नॉट नेसेसरी टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नॉट नेसेसरी कि क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करना चाहिए, सेक्शन ए से ही स्टार्ट करना चाहिए। आपको जो आता है उसको छुड़ाइए और एग्जामिनर के दिमाग में अपने लिए गुडविल जनरेट कीजिए, क्योंकि अगर आपने जो आपको आता है उसको छुड़ाया है तो एग्जामिनर को एक राइट मार्क देने की आदत पड़ जाती है। उनके पास बहुत सारे पेपर्स हैं और उनको फटाफट सारे पेपर्स चेक करने हैं और घर जाना है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम लोग उनका काम आसान करके दे सकते हैं, हम उन्हें एक हैबिट दे सकते हैं राइट मार्क करने की। कैसे? बाय सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस व्हिच यू नो वेल, जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं उसको पहले छुड़ाएंगे। अब बड़े आंसर लिखते वक्त बहुत बार प्रॉब्लम क्या होता है, बड़े आंसर लिखते वक्त प्रॉब्लम यह होता है कि हम लोग डायरेक्टली वो आंसर क्वेश्चन पढ़ते हैं, अरे वाह ये तो अपने को आता है, इमीडिएटली पेन उठाएंगे और लिखना शुरू कर देंगे, और ये लिखते लिखते हम लोग बहुत बार कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके अंदर के भूल जाते हैं, और बाद में वो आंसर पूरा होने के बाद हम लोग दूसरे भी क्वेश्चंस के आंसर्स लिखते हैं और बाद में हमें याद आता है अरे हमने तो ये पॉइंट नहीं लिखा। फिर हम लोग उसको कहीं कोई क्वेश्चन नंबर देके कुछ लिखने की कोशिश करते हैं। अब यहां पे ये जो 5 मार्क का आपका क्वेश्चन है इसमें आप लोगों ने कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छोड़ दिए, इसलिए आपका 5 मार्क की जगह वो आ गया 2.5 मार्क पे, और बाद में आपने कितना भी ऐड किया तो भी हार्डली उसके ऊपर आधा मार्क मिलेगा। मतलब जिसमें आप 5 में से 5 ले सकते थे उसमें आपने सिर्फ 2.5 यहां और कुछ बचा हुआ अगर बाद में लिखा होगा तो आधा मार्क वहां, मतलब सिर्फ 3 मार्क, ये आपके 2 मार्क गए पाने में। अगर आपको इसको ठीक से छुड़ाना है तो याद रखना 5 मार्क का क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए जस्ट उसके सारे पॉइंट्स याद करता हूं। इसके लिए मैं एक हाथ में पेंसिल लूंगा और पेंसिल लेते ही मैं जो भी उसके पॉइंट्स है उन पॉइंट्स को एक ही लाइन में वहां पे लिख लेता हूं, और अगर मैंने सारे पॉइंट्स लिख लिए तो ऑटोमेटिकली अब मैं पॉइंट नंबर 1 देखूंगा और उसको लिखना शुरू कर दूंगा, पॉइंट नंबर 2 उसको देखकर लिखना शुरू, मेरे सारे पॉइंट्स रेडी, तो मुझे सिर्फ उसको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आई एम अ टीचर ऑफ बायोलॉजी और इसीलिए मैंने बायोलॉजी का एक प्रॉब्लम लिया है। लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स में भी आपको इसी टाइप का पैटर्न फॉलो करना है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल डायग्राम कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट। अब ह्यूमन हार्ट की कंडक्टिंग सिस्टम, तो सबसे पहले मुझे ये याद रहना चाहिए कि मुझे इस कंडक्टिंग सिस्टम के बारे में इंपॉर्टेंट फीचर लिखना पड़ेगा, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑटोरिथमिकली। इट वर्क्स ऑटोरिथमिकली मींस उसकी ऑटोरिथमिसिटी होती है ये, और इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर मुझे याद आना चाहिए अच्छा उसमें एसए नोड उससे कैसे जनरेट होता है, फिर एवी नोड तक वो कैसे जाता है, फिर बंडल ऑफ फिश, पुर्किंजे फाइबर। अब आपको दिख रहा है कि मैंने सारे पॉइंट्स पेंसिल से एक ही लाइन में लिख लिए। अब जब मैं उस आंसर को एक्सप्लेन करूंगा
तो मेरे पास सारी चीजें रेडी रहेंगी। बहुत बार स्टूडेंट ये क्वेश्चंस देखने के बाद डायरेक्टली ऐसे नोट से स्टार्ट करते हैं और उसकी इंपॉर्टेंट फीचर जो उसका इंट्रोडक्शन है वही भूल जाते हैं। अब यहां पे आपको दिख रहा है मैंने पॉइंट सारे लिख लिए और अब मैं डायरेक्टली उसको एक्सप्लेन कर सकता हूं। कई ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप पॉइंट्स मत लिखिए, आप एक ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं। और ब्लॉक डायग्राम मतलब पॉइंट्स को ही सिर्फ सिस्टमैटिकली, इवन आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं। फ्लो चार्ट अगर आपने निकाल लिया तो बहुत सारे पॉइंट एक के नीचे एक आपको क्लियर कट दिख जाते हैं और बाद में एक एक पॉइंट आप उठाइए और उसको एक्सप्लेन कीजिए। अगर आपने पेंसिल से पॉइंट्स लिख के इस तरीके से ये आंसर लिखा तो आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। हार्डली इसमें आपके 30 से 40 सेकंड जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं जाने चाहिए, जाते ही नहीं है अगर आप, क्योंकि आप एकदम शांत दिमाग से हाथ में पेंसिल लेके सिर्फ पॉइंट्स लिख रहे हो और 30 से 40 सेकंड में आपके सारे पॉइंट्स रेडी, अब आप फटाफट अपना आपका आंसर लिख सकते हो। बट अगर मैं इसके जगह डायरेक्ट आंसर लिखना शुरू करूं और बीच बीच में याद करूं इसके बाद क्या है उसके बाद क्या है, तो मेरे उस वक्त आंसर लिखते वक्त 10 मिनट बीच के चले जाएंगे। तो ये 10 मिनट देने से अच्छा है शुरुआत के 30 से 40 सेकंड अगर मैं इन्वेस्ट करूं, ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट भी इन्वेस्ट किया तो भी क्या, तो भी मुझे प्रॉफिट ही होगा उसमें और मैं इस आंसर को ज्यादा अच्छे से लिख सकता हूं, क्योंकि बीच बीच में याद करते करते लिंक बड़े क्वेश्चन की ब्रेक हो जाती है। अब यहां पे आपको दिख रहा है कि मैंने एक इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको बताया ये चीज। इसके सिवा किसी भी बड़े क्वेश्चन में या इवन छोटे क्वेश्चंस में भी, छोटे आंसर्स जो इनके, उसमें भी डायग्राम हमेशा पहले निकालनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स डायग्राम पहले निकालने की जगह डिस्क्रिप्शन पहले लिखते हैं और बाद में डायग्राम निकालते हैं आखिरी में। हमें एग्जामिनर को यह दिखाना है कि हमें ये सब्जेक्ट अच्छे से समझा है, हमें इसका आंसर बहुत अच्छे से समझा है, सिर्फ हम लोग रट के नहीं आए हैं। इसलिए हम लोग पहले डायग्राम निकालेंगे, डायग्राम के नीचे नाम लिखेंगे, उस नाम को डबल अंडरलाइन करेंगे। ध्यान में रखिए ये रूल है किसी भी यूनिवर्सिटी का या बोर्ड का कि अगर आपने डायग्राम निकालने के बाद उसके नीचे नाम लिखा नहीं तो वो क्रॉस करके आपको 0 मार्क दे सकता है, मतलब उस डायग्राम के मार्क आपके गए। लेकिन अगर मैंने डायग्राम निकाली, बराबर उसके नीचे नाम लिखा, ठीक से लेबल किया और हर लेबल के आजू बाजू भी 1-2 पॉइंट्स लिख लिए हैं, तो वो डायग्राम खुद ही एक बहुत अच्छा क्लियर कट व्यू देने लगती है कि हमें इस क्वेश्चन के बारे में, उसके आंसर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। और यही हमको करना है क्योंकि एग्जामिनर का काम आसान करना है, जैसे मैंने आपको बताया। और ये अगर दिख गया तो माइंड भी कि उसको आपके आंसर को ज्यादा अच्छे से चेक करने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से करके आगे चला जाएगा और आपको मार्क्स भी दे देगा। अब बिग आंसर्स मैंने जैसे अभी बताया उसी से हमको स्टार्ट करना है, लेकिन बिग आंसर्स लिखते वक्त उसको हमेशा पॉइंट्स में लिखने की कोशिश कीजिए। बहुत सारे लोग पैराग्राफ में लिखते हैं, तो पैराग्राफ में लिखते वक्त बहुत बार प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस पैराग्राफ में दब जाते हैं। इसके जगह अगर मैं पॉइंट्स में लिखता हूं और 2 पॉइंट के बीच में एक एक लाइन छोड़ता हूं, तो ऑटोमेटिकली अगर मेरे इस आंसर में 15 पॉइंट्स है तो 15 पॉइंट्स के बीच में एक लाइन छोड़ने के बाद 15 लाइंस मेरा आंसर अपने आप बड़ा हो गया, तो थोड़ा स्पेशियस दिखाई देगा और ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। लिखते लिखते अगर मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इंपॉर्टेंट वर्ड्स, तो ऑटोमेटिकली मेरे सारे अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स एग्जामिनर को क्लियर कट दिखाई देंगे और वो अपने आप ही उसके ऊपर मार्क्स दे देगा। रीजन इसके पीछे का ये है, उनके पास जो आंसर शीट होती है जिससे वो आपके पेपर्स चेक करने वाले हैं, उसमें भी सिर्फ पॉइंट्स ही दिए रहते हैं। अगर आंसर शीट नहीं भी है उसके सामने तो भी एग्जामिनर के दिमाग में भी सिर्फ पॉइंट्स ही रहता है कि उसने ये पॉइंट लिखा है कि नहीं, ये 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 लिखा है। लेकिन अगर मैंने इन सभी चीजों को लिखते वक्त उसके अंदर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बराबर अंडरलाइन कर दिया है, तो ऑटोमेटिकली वो एक अलग इंप्रेशन देता है क्योंकि उसको वो सारे पॉइंट्स दिख गए हैं। अब वो हर चीज आपकी इंग्लिश को या आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स को पढ़ने नहीं वाला एंड वो क्लियर कट राइट मार्क करते जाएगा एंड ही विल मूव फॉरवर्ड। तो इस तरीके से मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। फिर से हमने क्या किया, हमने एग्जामिनर का ही काम आसान करके दे दिया है, इसके कारण डेफिनेटली उसका काम जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि हम लोग जब एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते रहते हैं, जैसे हमारा एक पेपर हुआ और अभी 2 या 3 दिन की गैप के बाद दूसरा पेपर है या 1 दिन की गैप के बाद दूसरा पेपर है। अब हम लोग इस एग्जामिनेशन के टाइम पीरियड में, अगर मेरे पास 2 या 3 दिन की भी गैप है किसी पेपर के लिए, तो हम लोग सिर्फ पढ़ते रहते हैं, रीडिंग करते रहते हैं हम लोग, और ज्यादा से ज्यादा कुछ डायग्राम्स निकाल के देखेंगे।
लेकिन हम लोगों को हाथ में पेन पकड़ के उस आंसर्स लिखने की आदत जो है वो हमारे एग्जाम के टाइम में चली जाती है। भले हम लोग साल भर कितने पेपर्स दे, साल भर कितनी प्रैक्टिस करें, लेकिन एग्जाम के टाइम पे वो नहीं होता। और हम लोग एकदम से फिर एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं और पेन हाथ में पकड़ते हैं और हड़बड़ा जाते हैं कि अब क्या लिखूं क्या नहीं। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने अपने हाथ को, अपने ब्रेन को पेन पकड़ने की आदत नहीं रखी है। 2-3 दिन हो गए इस छुट्टी में हम लोग सिर्फ रीडिंग कर रहे थे, इसी के कारण। इसके जगह अगर मैं अभी जैसे अभी 2 या 3 घंटे हैं एग्जाम को, अभी मैं घर से निकलने वाला हूं एग्जामिनेशन सेंटर के लिए, तो मैं पेन लूंगा और 20 सेंटेंस जो भी मुझे याद आते हैं वो लिख लेता हूं। मैंने ये लिख के क्या किया है, मैंने अपने हाथ में पेन पकड़ लिया है। मेरे ब्रेन को मालूम है कि इसको कैसे अब ये करना है, मेरे न्यूरोट्रांसमिशन उस हिसाब से सेट हो चुके हैं। और अब मैं एग्जामिनेशन हॉल में जाऊंगा और वहां पे जाके पेपर लूंगा। जैसे मैं वहां गया और पेन हाथ में लिया, मुझे उस चीज की आदत पड़ चुकी है जो 2-3 दिन से छूट चुकी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। आप 10 या 20 सेंटेंसेस अपने घर में बिफोर लिविंग होम, मतलब एग्जामिनेशन हॉल को जाने के लिए जब आप जाओगे उसके पहले आप ये करके देखो। इसके सिवा एग्जामिनेशन टाइम पीरियड में आपको 8 घंटा सोना है। उस वक्त आप बहुत ज्यादा टेंस मत रहिए, उसको एकदम लाइटली लीजिए, क्योंकि आपने साल भर पढ़ा है, आपके पास सब कुछ रेडी है। सिर्फ आपको उस वक्त रिवाइज करना है और बहुत टेंस होके कम नींद लेकर जाने की जरूरत नहीं है। आप अच्छे से आराम से नींद लेके जाइए, क्योंकि स्लीप इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एंड नो सोशल मीडिया, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। ये एक ऐसी चीज है जो डिस्ट्रैक्ट करती है आपका माइंड। इस दरम्यान पूरी तरीके से सोशल मीडिया को ऑफ रखिए, कुछ नहीं होने वाला। अगर आप 15-20 दिन एग्जामिनेशन के टाइम पीरियड में सोशल मीडिया में नहीं जाएंगे तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ टूटने पड़ने वाला है। इसलिए याद रखें, सोशल मीडिया नहीं। अवॉइड फ्रेंड्स ड्यूरिंग एग्जाम। एग्जामिनेशन टाइम में बहुत बार हमारे फ्रेंड्स हमें कॉल करते हैं, कुछ भलती-सलती चीजें बोलते हैं और उसके कारण हमारा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। ये ना हो, इसलिए एग्जामिनेशन टाइम के दरम्यान फ्रेंड्स को थोड़ा अवॉइड कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप पूरा फ्रेंडशिप तोड़ दीजिए, नहीं, लेकिन थोड़ा सा अवॉइड कीजिए ताकि आप ज्यादा कंसंट्रेट करें अपने पढ़ाई की तरफ। एंड डोंट रीड आउटसाइड द एग्जाम हॉल। एग्जामिनेशन हॉल के बाहर जाके मत पढ़िए। जब आप घर से निकल रहे हैं, आपकी सारी किताबें आपके घर पे ही चाहिए। सिर्फ आपको एग्जाम देने के लिए जो चीजें लगती है वही चीजें वहां लेके जाइए। और अगर कोई स्टूडेंट्स आपको पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर में बाहर कुछ लोग बहुत टेंशन होकर पढ़ते हैं, उनसे दूर रहिए और उनसे बात मत कीजिए। आप सिर्फ अपने एग्जाम को दीजिए और एग्जाम सेंटर में अपने पेपर की तरफ फुल्ली कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है और ये आपको तब फॉलो करनी है जिस वक्त आपका एग्जाम का पीरियड रहेगा 12th के बोर्ड का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग एनीथिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।